नमस्कार, मैं डॉक्टर शिप्रा बैनर्जी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट डीबी गर्ल्स पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज रायपुर। आज के मेरे इस वीडियो लेक्चर का विषय है एलिमेंट्स ऑफ आर्ट इन क्लोथिंग, परिधान में कला के तत्व। और ये लेक्चर जो है ये बीएससी पार्ट 3 होम साइंस की छात्राओं के लिए अपैरल मेकिंग एंड फैशन डिजाइनिंग विषय से संबंधित है। इस विषय में आज हम ये जानेंगे कि कला के कौन कौन से तत्व होते हैं और उनका परिधान में किस तरह से उपयोग किया जाता है। तो कला के जो मुख्य तत्व होते हैं उनमें लाइन, फॉर्म, शेप, कलर, टेक्सचर, लाइट, स्पेस, बहुत सारे ये तत्व जो हैं कला के ये होते हैं। लेकिन मुख्य रूप से 5 तत्व जो होते हैं जिनका की प्रयोग हम टेक्सटाइल डिजाइनिंग में या क्लोथिंग में करते हैं वो है कलर, फॉर्म, लाइन, टेक्सचर और शेप। तो ये जो 5 मुख्य तत्व जो है उनका उपयोग करते हैं और 2 जो ऐसे होते हैं जिनका उपयोग जैसे लाइट है और स्पेस है, इसका उपयोग जो है वो फैब्रिक पर ज्यादा नहीं किया जाता। इसके अलावा जो लाइन, फॉर्म, शेप, कलर और टेक्सचर होते हैं इनका उपयोग हम मुख्य रूप से परिधान के निर्माण में करते हैं। परिधान में कला के तत्व जो है उसके बारे में यदि हम देखें और जानें तो ये तत्व ऐसे होते हैं जिनकी सहायता से हम वस्त्र का या परिधान का निर्माण करते हैं। और मनुष्य जो है स्वभाव से ही प्रकृति प्रेमी रहा है। प्रकृति की हर वस्तु जो है उसे अपनी ओर आकर्षित करती है और प्रकृति से ही प्रेरणा लेकर वो हर रोज कुछ नया सृजन करता है और बनाता है। कला मानव जीवन की एक सहज अभिव्यक्ति है और यह वह साधन है जिसके द्वारा हम और आप या व्यक्ति जो है अपनी भावनाओं को और अपने संवेगों को अभिव्यक्त करते हैं। जब हम किसी चीज की डिजाइन बनाते हैं तो डिजाइन के तत्वों का उपयोग करते हैं जो कि अभी आपने देखा, रेखा, आकार, स्वरूप, रंग, उसका टेक्सचर, पोत कैसा है, इन सभी चीजों को मिलाकर कोई भी आकर्षक और सुंदर या रुचिप्रद डिजाइन जो है उसका निर्माण किया जा सकता है। परिधान में कला के तत्व को देखने से पहले ये जानना जरूरी है कि कला है क्या। ठीक है, व्हाट इज आर्ट, कला है क्या वाकई में। तो कला का अर्थ यदि हम देखें तो कला विचारों और भावों का इस ढंग से अभिव्यक्तिकरण है कि वह आनंद प्रदान करती है और इसका मुख्य उद्देश्य है, कला का मुख्य उद्देश्य है सृजन करना। वास्तविक कलाकार वही होते हैं जो अपने आसपास की बिखरी हुई चीजें जो होती हैं, सामग्री, उन्हें समेटकर इस तरीके से सुव्यवस्थित रूप से क्रमबद्ध करते हैं कि वो देखने में खूब ही सुंदर और आकर्षक प्रतीत होती है। कलात्मक वस्तु जो है शारीरिक इंद्रियों की अपेक्षा मस्तिष्क और हमारे हृदय को अधिक संतुष्टि प्रदान करती है। तो कला के तत्व जो कि समस्त दृश्य कलाओं का मौलिक आधार होते हैं जो है रेखा, आकार, नमूना, पोत और रंग। परिधान की दृष्टि से ये उपयुक्त 5 तत्व जो है बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और अन्य 2 तत्व जो है प्रकाश और स्थान जो है इसका प्रयोग परिधान में ना करके इसका प्रयोग अधिकतर जो होता है गृह योजना में घर बनाते समय और वास्तुकला में इसका प्रयोग किया जाता है। यह आवश्यक नहीं है कि इन तत्वों का प्रयोग करके ही हम परिधान को निश्चित और सुंदर बनाएं, किंतु इन तत्वों के उपयोग से हम जो है एक अच्छे डायरेक्टर के रूप में, एक अच्छे निर्देशक के रूप में कार्य कर सकते हैं यदि हम कला के तत्वों के बारे में जानकारी रखते हैं तो। ठीक है ना। तो परिधान को आकर्षक बनाने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें भी हमें अपनी सूझबूझ और अपनी सृजनात्मकता दिखानी होती है, अपनी रचनात्मकता दिखानी होती है। प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व जैसा कि हम सभी जानते हैं अलग अलग होता है और कोई पोशाक या कोई ड्रेस एक पर अच्छी लगती है तो दूसरे पर जरूरी नहीं कि वो अच्छी लगे। तो परिधान जो है वो व्यक्ति की शारीरिक बनावट और उसके व्यक्तित्व के अनुसार होनी चाहिए। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी शारीरिक बनावट एकदम परफेक्ट होती है। जैसे आप देखते होंगे ना, फैशन फिगर्स होते हैं, मॉडल्स होते हैं जो परफेक्ट फिगर उनका होते हैं, उनकी शारीरिक बनावट जो होती है एकदम परफेक्ट होती है। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, हर किसी में कुछ ना कुछ दोष जो है वो पाया जाता है और एक अच्छी पोशाक का ये गुण होता है कि वो इन शारीरिक दोषों को छुपा देती है। तो पोशाक बनाते समय यदि हम इन
कला के तत्वों का खास ध्यान रखें और उनका सही तरीके से प्रयोग करें तो अपनी इन शारीरिक बनावट की जो कमियां हैं या जो दोष है उनको छुपा सकते हैं। पोशाक या परिधान ही है जो हमारे शारीरिक दोषों को छुपाता है और व्यक्ति के व्यक्तित्व को आकर्षक और सुंदर बनाकर दूसरों के सामने समक्ष प्रस्तुत करता है। तो कला के इन सभी तत्वों का आपस में एक परस्पर संबंध भी होता है। आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये तत्व जो है वो परिधान के माध्यम से व्यक्तित्व को प्रभावित कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला हम जो तत्व है रेखा, उसके बारे में जानेंगे। किसी भी रचनाकृति में रेखाएं जो होती हैं वो मुख्य रूप से हमें प्रभावित करती हैं और रेखाओं से बनने वाली आकृतियां सजीवता का एहसास कराती हैं और प्रकृति में यदि हम देखें तो हर वस्तु में हमें रेखा का महत्व जो है वो देखने को मिलता है। ये देखिए यहाँ पे कुछ स्लाइड में लाइन दिखाए गए हैं, उसके टाइप्स दिखाए गए हैं, प्रकार हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल, डायगोनल, पैरेलल, परपेंडिकुलर, थिक एंड थिन, डॉटेड या फिर ब्रोकन लाइन, कर्व्ड लाइन, जिगजैग लाइन, स्पाइरल लाइन। तो इस तरह से ये बहुत सारे लाइंस के प्रकार होते हैं जिनका की प्रयोग कर हम अपने परिधान की सुंदरता या आकर्षकता को बढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ अपने शारीरिक आकार और बनावट की जो दोष है उनको भी छुपा सकते हैं। दो बिंदुओं को मिलाने से एक रेखा बनती है और प्रत्येक रेखा अपनी बनावट के अनुसार हमारे मस्तिष्क पर अपना एक अलग भाव छोड़ती है, प्रभाव छोड़ती है। ठीक है, तो टेक्सटाइल डिजाइनिंग में वस्त्र की बुनाई की जो रूपरेखा तैयार करने में से लेकर कसीदाकारी तक के हर नमूने बनाने में रेखाओं का प्रयोग होता है। चाहे आप वो टेक्सटाइल की डिजाइनिंग करिए, फैब्रिक की वीविंग करिए या एम्ब्रॉयडरी करिए, हर जगह रेखा का अपना महत्व होता है। परिधान रचना में रेखाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जब हम फैब्रिक कंस्ट्रक्शन करते हैं, कोई परिधान तैयार करते हैं, जैसे शरीर की बाह्य रेखा हो गई, गले की नेक लाइन्स हो गई, शोल्डर लाइन हो गई, चेस्ट लाइन हो गई, ठीक है, संपूर्ण परिधान की लंबाई चौड़ाई लेते हैं हम, तो ये सब जो है वो रेखाओं से ही इसके आकार जो है बनते हैं और यहाँ रेखाओं का ही उपयोग किया जाता है। तो रेखाओं का एक महत्वपूर्ण गुण यह भी होता है कि वो किसी भी चीज को गति प्रदान करती हैं और इसकी सहायता से हम शारीरिक बनावट के दोषों को छिपाकर व्यक्ति के व्यक्तित्व को उभार कर सामने दिखा सकते हैं। कला के तत्वों में रेखा का विशेष महत्व होता है, लाइन का विशेष महत्व होता है और इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है या किस टाइप से किया जाता है ये देखते हैं। या रेखाएं कितनी प्रकार की होती हैं, तो सबसे पहले वस्त्र पर बनी लंबवत या खड़ी रेखाएं, वर्टिकल लाइंस। वर्टिकल लाइंस जो होती हैं ये निरंतरता, दृढ़ता और अनुशासन जैसे भावों को प्रदर्शित करती हैं। जब व्यक्ति खड़ा होता है तब वह सचेत होता है और क्रिया करने की स्थिति में होता है, तत्पर होता है। अतः खड़ी रेखाएं जो होती हैं वो हमेशा बुद्धिमत्ता पूर्ण मानी जाती हैं। खड़ी रेखाएं ऊंचाई का बोध कराती हैं और वस्त्र परिसज्जा में खड़ी रेखा के उपयोग से लंबाई और प्रतिष्ठा का भाव उत्पन्न होता है। परिधान पर इन रेखाओं के प्रयोग से व्यक्ति जो है वो लंबा दिखाई देता है और ठिगने व्यक्तियों को खड़ी धारियों का उपयोग अपने परिधान में करना चाहिए। मतलब ऐसे व्यक्ति जिनकी हाइट कम है, यदि वो लंबी धारियों का उपयोग अपने परिधान में करते हैं तो उनकी ऊंचाई जो है वो कुछ अधिक दिखाई देती है। परिधान में लंबवत या खड़ी रेखाएं जो हैं वो चौड़ाई के आभास को कम करती हैं, मतलब चौड़ेपन का आभास कम करके लंबाई को अधिक दिखाती हैं। और इसमें क्या होता है, देखने वाले की जो नजर होती है वो उस रेखा के साथ साथ ऊपर से नीचे की ओर गति करती है। खड़ी रेखा वैसे तो लंबाई का भाव उत्पन्न करती है, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि इसको हम किस तरह से व्यवस्थित करते हैं या अरेंज करते हैं। यदि लंबी रेखाएं पास पास व्यवस्थित करते हैं इसको धारियों के रूप में, तो ये लंबाई का प्रभाव करती है। लेकिन यदि हम इन लंबी रेखाओं को दूर दूर अरेंज करते हैं, इनके बीच में थोड़ा डिस्टेंस रख देते हैं, तो इससे ये चौड़ाई का भाव जो होती है वो व्यक्त करती है। दूसरी तरह की जो रेखा होती है वो है हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर वस्त्र पर बनी क्षैतिज या आड़ी रेखाएं। यह रेखा शांति, विश्राम और खामोशी के भाव को दर्शाती है। जीवन में सादगी और सरलता का भाव उत्पन्न करती है, क्योंकि जब मनुष्य सोता है या विश्राम या निद्रा की अवस्था में होता है तब ये आड़ी रेखा जो है विश्राम की प्रतीक होती है और आड़ी रेखा ठोस होती है और पृथ्वी की ओर, धरती की ओर जाने का संकेत करती है। आड़ी रेखा संवेगात्मक होती है, इससे शक्ति, सरलता और स्थिरता का भाव उत्पन्न होता है। साथ ही हमें एक चौड़ेपन का आभास कराती है। तो ऐसे लोग जिनकी
लंबाई अधिक है, जो दुबले पतले हैं, तो इन्हें चौड़ी रेखाओं का या आड़ी जो रेखा है, हॉरिजॉन्टल लाइंस का प्रयोग अपने परिधान में करना चाहिए, जिससे ये उसकी चौड़ाई को, उनकी चौड़ाई को थोड़ा सा बढ़ाकर दिखाती हैं। परिधान पर बनी आड़ी रेखाएं जो, जैसे अभी मैंने बताया, चौड़ाई का आभास कराती हैं, और इन रेखाओं में लगाई गई लेस, जैसे परिधान में कोई परिधान यदि हमने बनाया है, उस पे यदि हमने लेस लगाया है, या बटन की आड़ी पंक्तियां लगाई हैं, या कम ऊंचाई के शॉर्ट हाइटेड जो स्कर्ट है, ये सारे जो है परिधान वो आड़ी रेखा के प्रतीक होते हैं, और आड़ी रेखा को विभिन्न तरीकों से उपयोग में लाया जा सकता है, और इनके पास पास उपयोग में लाने से ये प्रभाव जो है लंबाई का, यदि आड़ी रेखा को हम काफी पास पास करें तो ये लंबाई का प्रभाव भी उत्पन्न करती है, और दूर दूर करने पर ये फिर चौड़ाई का भाव दर्शाती हैं। नेक्स्ट जो तीसरी लाइन होती है वह है वस्त्रों पर बनी तिरछी रेखा या डायगोनल लाइंस। डायगोनल लाइंस क्या होती है? ये शक्ति, गति और साहस का हमको आभास कराती हैं। जब मनुष्य दौड़ता है, दौड़ने के लिए आगे की ओर झुकता है, या फिर किसी चीज को खींचता है तो उसके लिए वो पीछे की ओर झुकता है, तो यहाँ पर इस तरह की तिरछी रेखाएं जो होती है वो देखने को मिलती हैं, जो कि गति और दबाव को प्रदर्शित करती हैं। तिरछी रेखा अत्यंत क्रियाशील होती है। ठीक है, कैसी होती है? अत्यंत क्रियाशील होती है, इसलिए बहुत अधिक घर में, घर की साज सज्जा में इसका प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि इससे एक तरह से रेस्टलेसनेस या विश्रामहीनता का भाव जो है वो उत्पन्न होता है। प्रकृति में जब तेज हवा चलती है, काफी आंधी आता है, तूफान आता है, तो उस समय हम देखते हैं कि बड़े बड़े जो लंबे पेड़ होते हैं वो धरती की ओर झुकते दिखाई देते हैं, तो ये भी तिरछी रेखा का ही एक एग्जाम्पल है या उदाहरण है। और तिरछी रेखा जो है वो आयताकार स्थान पर, यदि रेक्टेंगल स्पेस है हमारा कपड़े का या डिजाइन का जहां हम इसका उपयोग कर रहे हैं, तो तिरछी रेखा यदि आयताकार स्थान पर ऊपर से नीचे की तरफ लाई जाए तो ये हमें एक नैरो सा या सकरा सा प्रभाव हमको दर्शाती हैं। तिरछी रेखाएं या तिरछी रेखाओं वाले परिधान पहनने से व्यक्ति की चौड़ाई जो है वो कम और लंबाई कुछ अधिक प्रतीत होती है। सामान्यतः तिरछी रेखा लंबाई का भाव उत्पन्न करती है और आकृति को या हमारे आकार को दुबला करके दिखाती है। तिरछी रेखा जितनी लंबी रेखा के पास होगी, ठीक है, स्ट्रेट लाइन के पास यदि हम डायगोनल लाइन या तिरछी रेखा का प्रयोग कर रहे हैं तो उतना ही वो लंबाई का प्रभाव उत्पन्न करती है, और यदि यही तिरछी रेखा आड़ी रेखाओं के साथ इनका उपयोग किया जाए तो ये चौड़ाई का भाव दिखाती हैं। तिरछी रेखा किसी वस्तु में रुचि और नाटकीयता के भाव के साथ साथ उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों में वृद्धि कर सकती है, जो कि इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी दिशा या उसका कोण क्या है, एंगल क्या है। मतलब खड़ी रेखा के साथ यदि होगी तो लंबाई दर्शाएगी, और आड़ी रेखा के साथ यदि पास होगी तो चौड़ाई दर्शाती है। नेक्स्ट जो चौथी प्रकार की रेखा होती है वो है कर्व लाइंस या वक्र रेखाएं। वक्र रेखाएं जैसा कि हम जानते हैं ये बहुत लोचमय होती है, और इससे एक प्रकार के आकर्षण और लयबद्धता का जो भाव होता है वो प्रदर्शित होता है। आराम करते समय, खेलते समय शरीर के भिन्न भिन्न वक्र जो हैं स्थितियों में हम देखते हैं, जैसे हम लेटते हैं बिस्तर पे, कभी पैर उठा लिया, कभी हाथ इधर कर लिया, कभी स्कर्वट्स हो गए, तो ये सारी जो होती है पोजीशन जो होते हैं वो कर्व लाइंस की को दर्शाती हैं, और ये काफी लोचमय होती है, और यही कारण है कि ये रेखाएं सीधी रेखाओं से एकदम अलग या भिन्न भाव प्रदर्शित करती हैं, और उनकी अपेक्षा अधिक आकर्षक होती है, सुंदर दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि पूर्ण वक्र जो होता है, पूरा जो एक सर्कल बन जाता है जब वक्र रेखा से, तो वो एक रूपता का भाव प्रस्तुत करता है। सबसे अधिक आकर्षक वह वक्र रेखा होती है जो तिरछी दिशा में होती है। ठीक है, तिरछी दिशा में यदि हम इन कर्व लाइंस का उपयोग करें तो ये देखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक दिखाई देती है, और इन रेखाओं का परिधान पर भी प्रभाव देखा जाता है। कैसे कैसे देखा जाता है? वक्र या घुमावदार यदि रेखा जो है लंबवत में, यदि लंबाई की दिशा में ये उपयोग में लाई जाए तो लंबाई अधिक होने का एहसास कराती है, और यदि आड़ी दिशा में इसे उपयोग में लाया जाए तो ये लंबाई को कम दिखाती है या फिर चौड़ेपन को दिखाने का प्रयास करती है।
परिधान में झालर हो गए, जो फ्रिल्स हम लगाते हैं, या लेस की जो डिजाइन है, या जो गोलाई वाले नमूने जो होते हैं जिनको वक्र रेखाओं का उपयोग करके हम परिधान में बनाते हैं, ये सारे जो होते हैं एक रूपता का भाव उत्पन्न करते हैं। और तिरछी रेखा में उपयोग में लाई गई जो वक्र रेखा जो होती है वो काफी अधिक आकर्षक दिखाई देती है। नेक्स्ट फिफ्थ प्रकार की जो लाइन होती है टेढ़ी मेढ़ी रेखा या जिगजैग लाइन। इन्हें देखने पर ये उतार चढ़ाव का व अस्थिरता का भाव दिखाती है और इनसे मानसिक व्यग्रता झलती है। व्यग्रता मतलब आदमी थोड़ा सा बेचैन सा इस तरह के यदि लाइंस को उपयोग करे तो बेचैनी का भाव जो है वो झलकता है। यह रेखा सीधी, तिरछी और आड़ी रेखाओं के विभिन्न कोणों से जुड़ने पर बनती है। ठीक है, जिगजैग लाइन जो होती है इस टाइप से बनती है। तो ये जो होती है सीधी, तिरछी और आड़ी रेखाओं के विभिन्न जब ये एंगल्स पर, कोणों पर मिलते हैं, जुड़ते हैं, तो इनसे ये बनती है और उत्तेजना उत्पन्न करती है। सामान्यतः परिधान में और आंतरिक सज्जा में इन रेखाओं का उपयोग जो है बहुत सीमित मात्रा में और बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए। नेक्स्ट है वी आकार की रेखाएं, वी शेप्ड लाइंस। वी आकार की रेखा में दो तिरछी रेखा जब एक बिंदु पर आकर मिलती है तो ये वी रेखा या वी शेप्ड लाइन कहलाती है और ये अंग्रेजी के अक्षर वी की समान दिखाई देती हैं। ठीक है, तो वी की जब लंबाई अधिक होती है तो व्यक्ति की लंबाई के अधिक होने का और दुबलेपन का ये एहसास कराती है, और यदि वी का ऊपरी भाग जो है वो चौड़ा हो या चपटा हो तो फिर ये लंबाई को कम करके चौड़ाई का आभास या एहसास कराती है। नेक्स्ट जो लाइन होती है वो खंडित रेखाएं या ब्रोकन लाइंस। खंडित रेखाओं में खड़ी और आड़ी रेखाओं का सम्मिश्रण होता है और इसमें लंबाई चौड़ाई में समानता नहीं होती। इस स्लाइड में देखिए नीचे की तरफ आपको विभिन्न प्रकार की लाइंस जो है वो बताई गई है। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल है, ब्रोकन लाइंस है, जिगजैग है, वेवी लाइंस है ना, कर्व है और स्पाइरल लाइंस है। तो इस तरह से हम देखते हैं कितने प्रकार की रेखाएं, स्ट्रेट, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ठीक है, ब्रोकन, जिगजैग, वी शेप्ड। अब इन रेखाओं का प्रभाव कैसा होता है, क्या प्रभाव पड़ता है, ये देखते हैं। किसी भी परिधान के शैली चयन में रेखा का प्रथम स्थान होता है, क्योंकि रेखा परिधान के आकर्षण में वृद्धि करने का एक प्रमुख तत्व होती है। शरीर की आकृति, व्यक्ति का चेहरा, उसके द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र और हमारा संपूर्ण सौंदर्य इन रेखाओं पर ही निर्भर करता है। मुख्य रूप से यदि हम परिधान में देखें तो गले की रेखा, नेक लाइन, स्लीव लाइन, वेस्ट लाइन और हेम लाइन जो होती है ये एक प्रकार से विभाजक रेखा होती है। ठीक है, ये हमारे शरीर को अलग अलग हिस्सों में बांटती है, विभाजित करती है, जो स्थान और आकार बनाती है। यदि डिजाइन में हम रेखाओं का प्रयोग व्यक्ति की रुचि का भी ध्यान रखा जाए, ठीक है, यदि डिजाइन में रेखा का प्रयोग करते समय व्यक्ति की रुचि का भी ध्यान रखा जाए तो तैयार परिधान जो है देखने वाले की आंखों को सुंदर और आकर्षक दिखाई देते हैं। रेखाओं का जो प्रयोग होता है वो समय, दिशा और स्थान का ध्यान रखकर करना चाहिए। यदि ऐसा ना करें तो परिणाम जो होता है भ्रम उत्पन्न करने वाला हो सकता है। तो रेखाएं कई प्रकार की होती है और प्रत्येक रेखा का एक भिन्न मनोवैज्ञानिक प्रभाव जो है वो देखा जाता है। परिधान में रेखाओं का उपयोग, यह आपके लिए विश्वास करना अत्यंत कठिन होगा कि कई बार हमारी आंखें जो है वो धोखा खा जाती है, क्योंकि हम किसी वस्तु को इतने अधिक आकर्षक रूप में प्रस्तुत करते हैं कि उस वस्तु की वास्तविकता जो है वो छिप जाती है। तो रेखाओं के ज्यामिति आकारों का उपयोग करके हम परिधान की डिजाइन में ऐसा कर सकते हैं जिससे हम किसी भी व्यक्ति की शारीरिक आकृति को लंबा, छोटा, दुबला या मोटा दिखा सकते हैं। ठीक है ना, तो पैटर्न बनाने में या पैटर्न के निर्माण में कुछ रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। उसका प्रयोग और उसका क्या महत्व होता है ये हम देखते हैं। इसमें जो मुख्य रूप से जो रेखा उपयोग लाई जाती है वो होती आधार रेखा, जैसे हम कहते हैं बेस लाइन। ठीक है, तो किसी भी जब हम ड्राफ्ट का निर्माण करते हैं, डिजाइनिंग, जब हम फैब्रिक कंस्ट्रक्शन के पहले उसका ड्राफ्ट तैयार करते हैं तो ड्राफ्ट के निर्माण से पहले जो रेखा वस्त्र की लंबाई में खींची जाती है उसे हम आधार रेखा या उसकी बेस लाइन कहते हैं, और इस रेखा को हम ग्रेन लाइन भी कहते हैं। जैसे किसी वस्त्र की जब हम बुनाई करते हैं तो उसमें दो धागे हम यूज में लाते हैं, वार्प और वेफ्ट।
तो वार्प जो होता है वो लंबाई में होता है और वेफ्ट जो होता है वो आड़ी दिशा में होता है, ठीक है ना। तो वस्त्र ताने की दिशा में बहुत अधिक मजबूत होते हैं क्योंकि वो उसकी लंबाई की दिशा होती है, और इसे हम स्ट्रेट ग्रेन या वास्तविक कण, वस्त्र का वास्तविक कण कहते हैं। इसलिए आप जानते होंगे कि जब भी हम वस्त्र को काटते हैं, कपड़े को काटते हैं, तो सीधे साइड पे उसके जो ग्रेन साइड होता है, स्ट्रेट ग्रेन, उस पे हम कपड़े को रख के, पैटर्न को रख के उसको काटते हैं। तो इस दिशा को हम स्ट्रेट ग्रेन कहते हैं, या फिर इसे हम वास्तविक या ट्रू ग्रेन ऑफ फैब्रिक भी कहते हैं, वस्त्र की वास्तविक कण, ठीक है। वस्त्र को परिधान निर्माण हेतु तीन तरह की, इस तरह की तीन ग्रेन लाइंस जो होती हैं वो होती है, एक होती है स्ट्रेट ग्रेन लाइन, दूसरी होती है हॉरिजॉन्टल ग्रेन लाइन, और तीसरी होती है बायस या फिर स्लैंटिंग ग्रेन लाइन। तो स्ट्रेट ग्रेन लाइन जैसे हमने देखा, अभी बताया, वार्प की दिशा में होते हैं, स्ट्रेट होते हैं ये इसमें, और हॉरिजॉन्टल जो होते हैं आड़ी दिशा में होते हैं, और जबकि बायस जो होते हैं या फिर जो तिरछी या एक तरफ झुकी हुई कर्ण रेखा होती है, इस दिशा में बुने वस्त्र की मजबूती जो होती सबसे कम होती है, क्योंकि यह रेखा ताने की दिशा से 45 डिग्री का कोण बनाती हुई होती है। जैसे आप देखते होंगे, आप ओरेप कपड़ा काटते हैं पाइपिंग वगैरह लगाने के लिए, तो ऐसी स्थिति में उसकी मजबूती थोड़ी सी कम होती है, वो खिंचता है सब तरफ से। तो इस तरह से यदि हम ग्रेन लाइन देखें इसके फैब्रिक के, तो वो स्ट्रेट ग्रेन लाइन, हॉरिजॉन्टल ग्रेन लाइन और बायस या फिर स्लैंटिंग ग्रेन लाइन, ये सारी जो है वो रेखाओं के ही एग्जाम्पल हैं। दूसरी लाइन अभी हमने देखा आधार रेखा, अब दूसरी है रचनात्मक रेखा। आधार रेखा खींचने के बाद जो अन्य सहायक रेखाएं हम उपयोग में लाते हैं उस डिजाइन को कंप्लीट करने के लिए, उस ड्राफ्ट को पूरा करने के लिए, वो रेखाएं रचनात्मक रेखाएं कहलाती हैं, और इनका विशेष स्थान होता है इन पैटर्न्स को बनाने के लिए। जिस जगह पर ये रेखा यूज की जाती है उस जगह के नाम पर इस रेखा को नाम दिया जाता है, जैसे चेस्ट लाइन, वेस्ट लाइन, हिप लाइन और सीट लाइन। नेक्स्ट जो रेखा है वो है अदृश्य रेखाएं। ये रेखाएं पैटर्न को वस्त्र पर रखते समय खींची जाती है, और इस रेखा की सहायता से सिलाई व हेम की रेखा तथा कमर और सीट की जो रेखा होती है, नितंब की रेखा जिसे हम कहते हैं, उसको मार्क किया जाता है। इसके बाद एक होती है निर्णायक रेखा। ये रेखाएं वस्त्र की सतह पर कटिंग करने के लिए खींची जाती हैं, ठीक है ना। कटिंग पैटर्न को रख के आप साइड से एक लाइन लगाते हैं जो कि निर्णायक रेखा होती है, और इन्हीं रेखा पर डिजाइनर्स जो होते हैं वो कैंची चलाकर उसे काटते हैं और पैटर्न को तैयार करते हैं। नेक्स्ट होता है शेप हेतु रेखाएं। परिधान में कई प्रकार के शेप जो होते हैं वो देने होते हैं, जैसे आर्म होल के पास गोलाकार शेप होता है, तो इस तरह की जो शेप्स होते हैं उनको देने के लिए जिन रेखाओं का उपयोग किया जाता है उसे हम शेप हेतु रेखाएं कहते हैं। और इसका प्रयोग मुख्य रूप से देखा होगा आपने, अम्ब्रेला जब हम फ्रॉक तैयार करते हैं तो इस तरह के गोलाई में इसको एक शेप दिया जाता है, वहां पर ये रेखा जो है उपयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट है अलंकरण और सज्जा के लिए। परिधान में सौंदर्य बढ़ाने के लिए, सौंदर्य में वृद्धि करने के लिए हम रेखाओं का प्रयोग करते हैं, और बहुत कलात्मक रूप से इसको हम अच्छी तरह से, इसको सुंदर तरीके से इसका अलंकरण में, अलंकरण मतलब जैसे आप उसमें कुछ लेस लगा रहे हैं, कुछ एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं, किसी तरह के सलमा सितारे या उसमें जरी का काम कर रहे हैं, तो इनको इस काम में भी, मतलब परिधान के अलंकरण में भी हम रेखाओं का प्रयोग करते हैं, उनको सजाने में भी। और उसके बाद है सममिति आकार हेतु विकर्ण रेखा। इसका मतलब होता है, इस रेखा को हम ओरेब रेखा भी कहते हैं। सममितिक पैटर्न जो होते हैं उनको काटने में इसका प्रयोग होता है, और डार्ट और प्लीट्स बनाने में भी इस रेखा का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से ये तो थे सब रेखा क्या होती है, किस तरह का प्रभाव देती है हमारे पे, अब परिधान में हम इनका कैसे उपयोग करते हैं। अब दूसरा जो कला का तत्व है वो है आकार या शेप। प्रकृति में विभिन्न प्रकार की आकृति पाई जाती है, और ये आकृति जो होती है हमारे नेत्र की दिशा की, जो हम नेत्र की दृष्टि है जो हमारी, उसके देखने के भी कुछ नियम होते हैं, उन नियमों का ये पालन करती है। और इस नियम के अनुसार जब किसी वस्तु को करीब से देखा जाता है तो वो बड़ी दिखाई देती है, और जब उसी को हम दूर से देखते हैं तो वो छोटी दिखाई देती है। तात्पर्य यह है कहने का कि हमारी आंखों से जो वस्तु जितनी दूर होगी वह उतनी ही छोटी प्रतीत होती है। जब हम कुछ दूरी से किसी व्यक्ति को देखते हैं तो वस्त्र की केवल हमें उसकी रूपरेखा या उसकी बाह्य रेखा कह सकते हैं, उसका आउटलाइन जो होता है वो दिखाई देता है। वस्त्र की पूरी विस्तृत उसकी जो डिजाइन है वो नहीं दिखती।
इसे ही हम स्वरूप या आकार के रूप में संदर्भित करते हैं। इसे जब हम किसी को दूर से देखते हैं तो हमें उसके शरीर का जो बाह्य आकार दिखता है, आउटलाइन दिखती है, वही जो है वो शेप या आकार कहलाता है। महिलाओं के परिधान कई आकार के होते हैं, किंतु फैशन विशेषज्ञों ने इन्हें 3 प्रकार के आकारों में बांटा है। एक है सीधा या नलीदार, स्ट्रेट और ट्यूबुलर, दूसरा है घंटी के आकार का, बेल शेप्ड, और तीसरा है घेरदार या बसल शिल्यूट। तो ये 3 आकार जो हैं उन्होंने बताए हैं। ऐसे आकार जो कि उतने ही लंबे होते हैं जितने की उनकी चौड़ाई होती है, मतलब लेंथ भी उसकी उतनी ही है। यदि 4 इंच लेंथ है तो चौड़ाई भी उसकी 4 इंच है। तो इस तरह से जब लेंथ और लंबाई और चौड़ाई जब बराबर होती है किसी आकार की, वो देखने में उतने आकर्षक नहीं लगते, जबकि लंबवत और क्षैतिज माप में भिन्नता यदि हो तो ये देखने में आकर्षक लगते हैं। जैसे यदि एक फ्रॉक में आप बराबर बराबर हिस्सा लेके बनाते हैं ऊपर और नीचे, वो देखने में आकर्षक नहीं लगेगी। वैसे यदि आप ऊपर का हिस्सा छोटा कर दें, नीचे लंबा बॉडी योक लगा के नीचे घेर लंबा कर दें, या फिर नीचे आप जो है वो आप स्ट्रेट लेंथ वाइज उसका वो रखें और नीचे घेर कम कर दें, तो इस तरह से लंबाई और चौड़ाई में यदि भिन्नता होती है तो आकार जो है सुंदर और आकर्षक दिखाई देते हैं। रेखाएं जहां से आकार को विभाजित करती हैं, वहां विभिन्न प्रभाव जो होते हैं वो उत्पन्न होते हैं। जैसे यदि किसी आयताकार को या किसी रेक्टेंगल शेप को हम लंबवत रेखा से काटते हैं तो वो लंबा दिखाई देता है, और यदि वही या उसी आयताकार शेप को हम आड़ी रेखा से काटते हैं तो वो हमें चौड़ा दिखाई देता है। इसी प्रकार एक घेर वाली फ्रॉक को बीच में यदि बेल्ट से आप विभाजित करते हैं तो वह चौड़ाई का आभास देती है, लेकिन उसी फ्रॉक में यदि आप सेंटर से एक सीधी पट्टी लगाकर वहां पर बटन पट्टी लगा देते हैं तो ये वहां पर लंबाई का एहसास कराती है। तो इस तरह से आकार को हम विभिन्न रूपों में प्रस्तुत कर सकते हैं। बड़े आकार को छोटे भागों में और विभाजित करके हम इससे विभिन्न प्रकार के प्रभाव जो है वो उत्पन्न कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे इस स्लाइड में आपको कुछ शेप्स दिखाए गए हैं। स्क्वायर, रेक्टेंगल है, पेंटागन, ट्रायंगल, सर्कल। तो ये विभिन्न प्रकार के शेप होते हैं, आकार होते हैं, जो हम अपने डिजाइनिंग में यूज करते, कला के तत्व के रूप में उपयोग में लाते हैं। और ये सारे शेप या आकार जो है रेखाओं के मिलने से बनते हैं। अब तीसरा जो तत्व है डिजाइन, इसका कला का तत्व, वो है डिजाइन। डिजाइन या आकृतियों के आलेखन में हम उनके विभिन्न रंग व रूप के अनुसार एक निश्चित क्रम में उनको व्यवस्थित करते हैं, और इस तरह से इनकी जो ये एकत्र करके व्यवस्थित करने की जो क्रिया होती है वही डिजाइन तैयार करना कहलाती है। इसी डिजाइन में यदि हम आकृति को बार बार दोहराते हैं तो इससे डिजाइन का एक यूनिट हमें मिलता है, और उस यूनिट को या उस इकाई को हम बार बार रिपीट करके संपूर्ण वस्त्र पर डिजाइन जो है वो तैयार करते हैं। परिधान का उत्तम चयन जो है वो व्यक्तित्व को निखारता है, और ये जरूरी है कि परिधान के चयन के समय हम बाकी सारी कला के तत्वों का भी ध्यान रखें। उसमें मुख्य रूप से जो है डिजाइन जो होता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि रंग और डिजाइन जो होते हैं वस्त्र की आत्मा होते हैं। परिधान में सुंदरता लाने के लिए हम डिजाइन के सिद्धांतों का उपयोग तो करते ही हैं, लेकिन इन सिद्धांतों को जानना, उपयोग तो हम तभी कर पाएंगे ना जब हम इन सिद्धांतों को जानेंगे, है ना। तो जब हम इन सिद्धांतों को जानते हैं तभी हम इनका सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं। भारतीय परिवेश जो होते हैं उसमें प्रतीक चिन्हों का और उनके आलेखनों का डिजाइन करने का, और उसको वस्त्र को सजाने के लिए उसका रूपांतरण जो करते हैं हम, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, और रंगों का भी इसमें बराबर का योगदान होता है। तो डिजाइन या आलेखन क्या है? डिजाइन या आलेखन को वस्त्रों पर निरूपित करने की वो प्रक्रिया होती है जब हम मोटिफ को या किसी आकृति की इकाई को दोहराते हैं, और डिजाइन ऐसी होने चाहिए जो हमारे उद्देश्य की पूर्ति करने वाले हों। डिजाइन को हम किसी भी पैटर्न या नमूने की सजावटी आकृतियां कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मोटिफ कैन बी टेकन एज द डेकोरेटिव फिगर्स ऑफ अ पैटर्न। डिजाइन को हम किसी भी पैटर्न या नमूने की सजावटी आकृतियां कह सकते हैं। डिजाइन में निहित तत्वों में हम जो तत्व उसको बार बार रिपीट करते हैं,
और उससे एक डिजाइन तैयार होता है और इसके लिए डिजाइनर जो होता है अपने अनुभव का उपयोग करता है और बहुत बारीकी से वो डिजाइन को तैयार करता है, जिससे डिजाइन में एक जीवन का संचार होता है और वो डिजाइन एकदम सुंदर और आकर्षक दिखाई देती है। तो डिजाइन जो होते हैं वो मेरे आपने पिछले लेक्चर में देखा होगा कि डिजाइन जो है मुख्य रूप से मोटिव्स 4 प्रकार के होते हैं: नेचुरल डिजाइन, स्टाइलिश डिजाइन, ज्योमेट्रिकल डिजाइन और एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन। तो इन सभी डिजाइन्स का उपयोग जो है अपनी आवश्यकता अनुसार हम अपने परिधान पर करते हैं, लेकिन साथ ही साथ जब हम इनका उपयोग करें तो आप अपने शरीर का आकार, आकृति, उम्र आपकी, ठीक है, साथ ही साथ किस मौसम में आपको पहनना है, कैसा अवसर है, इन सब बातों को ध्यान में रखकर हम डिजाइन का प्रयोग करते हैं। खासकर आप अपने शारीरिक आकृति का ध्यान जरूर रखें। परिधानों पर तरह तरह के नमूने बनाने की जो प्राचीन कला चली आ रही है वही आजकल भी परिधान में देखने को मिलती है और इनमें बल्कि आजकल थोड़ा सा उसमें परिवर्तन कर दिया गया है, क्योंकि समय के साथ साथ ये चीज भी बहुत अधिक विकसित हो गई है। बड़े आकार के नमूने जो होते हैं वो आकार को बड़ा करके दिखाते हैं। यदि डिजाइन बोल्ड डिजाइन आप यूज करते हैं, बड़े डिजाइन, तो आपके शरीर के आकार को बड़ा करके दिखाते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति जो मोटे और भारी शरीर के हों उन्हें बड़े या बोल्ड डिजाइन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उनको छोटे छोटे जो डिजाइन होते हैं उन डिजाइन का प्रयोग अपने फैब्रिक पर करना चाहिए। और इसके ठीक विपरीत जो दुबले पतले लोग होते हैं वो बोल्ड डिजाइन जो होते हैं, बड़े या नमूने जो होते हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं ताकि उनको थोड़ा सा चौड़ाई का उनका आभास जो है वो उनके शरीर में देखने को मिलता है। वर्तमान समय में परिधान पहनने वाला हर व्यक्ति जो होता है अपनी रुचि और सोच के अनुसार वस्त्र और परिधान में फेरबदल कर सकता है और उसके अनुसार ये जरूरी भी है कि व्यक्ति जो है अपने परिधान का चयन स्वयं करे। साथ ही साथ ये नहीं कि सिर्फ ये फैशन में है तो इसने ये पहना, उस पर अच्छा लग रहा है तो मैं भी इसको पहन लूं, ऐसा नहीं। आप देखिए फैशन में यदि है, लेकिन वो चीज यदि आप पर अच्छी लगती है, वो डिजाइन आप पर अच्छा लगता है, तभी आप उसको कैरी करिए। किसी दूसरे की देखा देखी आप बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि जैसा हम जानते हैं हर व्यक्ति की शारीरिक बनावट जो है वो अलग होती है, तो इसलिए उसका ध्यान रखकर ही हमें इसका सिलेक्शन करना चाहिए। ये इसमें कुछ डिजाइन दिखाए गए हैं, नेचुरल भी हैं, कुछ स्टाइलिश डिजाइन दिखाए गए हैं, कुछ ज्योमेट्रिकल डिजाइन दिखाए गए हैं जिनका उपयोग हम करते हैं। अब चौथा जो कला का तत्व है वह है सतही प्रभाव या पोत या टेक्सचर। किसी भी वस्तु या आकृति की सतह पर विभिन्न प्रभाव उत्पन्न कर पोत का दृष्टि भ्रम दर्शाया जाता है। पोत क्या होता है या टेक्सचर क्या होता है? किसी भी फैब्रिक की जो सतही जो उसका प्रभाव होता है, किसी वस्त्र को यदि हम छूकर देखते हैं तो यदि हमें खुरदुरा सा लगता है तो मतलब वो रफ टेक्सचर का, उसका पोत कैसा है, खुरदुरा है। कोई बहुत चिकना होता है, कोई बहुत स्मूथ होता है। तो इस तरह से अलग अलग टेक्सचर के फैब्रिक जो है वो मिलते हैं और वस्त्र के जो टेक्सचर्स होते हैं या पोत होते हैं वो हमारे आराम के एहसास को प्रभावित करते हैं। वस्त्रों को जब हम धारण करते हैं तो हमारे शरीर की बनावट जो है काफी हद तक ये निर्धारित करती है कि हम किस तरह के टेक्सचर का वस्त्र पहने, क्योंकि हर किसी की शरीर की बनावट अलग है, हर किसी का जो स्किन है उसका वो टेक्सचर अलग होता है। हो सकता है कि आप जो है वो सिंथेटिक फैब्रिक या आर्टिफिशियल फैब्रिक पहनकर इजी या आरामदायक महसूस करें, लेकिन मेरा जहां तक सवाल है, मुझे कॉटन फैब्रिक जो है बहुत सूट करते हैं, क्योंकि दूसरे जो फैब्रिक है सिंथेटिक या आर्टिफिशियल जो फैब्रिक्स होते हैं वो मुझे कुछ इरिटेशन सा मेरे स्किन को देते हैं। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि आपकी शारीरिक बनावट, आपकी त्वचा की बनावट जैसी हो उसके अनुसार जो है वो टेक्सचर का उपयोग करना चाहिए। कुछ लोगों की त्वचा, जैसे मैंने बताया अभी, बहुत संवेदनशील होती है, वे रफ टेक्सचर को या सिंथेटिक को अपने स्किन पर बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाते। उसी प्रकार से शारीरिक अनुपात के अनुसार हम किस प्रकार के वस्त्र धारण करें जिससे हम अपने शारीरिक दोषों को छिपा सके, ये भी जरूरी होता है। यदि कोई बहुत मोटा व्यक्ति जो होता है वो बहुत पतले फैब्रिक पहन लेगा तो वो अच्छा नहीं दिखाई देता, ठीक है ना। तो उनको ऐसा फैब्रिक पहनना चाहिए जो उसके मोटापे को थोड़ा सा छुपा कर ये करके रखे। तो आइए हम आगे देखते हैं कि किस तरह का टेक्सचर जो है वो उपयोग में लाया जाना चाहिए। पोत जो है या टेक्सचर जो है वो तल की किसी भी वस्तु के
तल की या सतह की जो बनावट होती है उसको दर्शाती है। विभिन्न प्रकार के चिकने और खुरदुरे टेक्सचर हो सकते हैं, जैसे कि चटाई है, खद्दर है, रेतमल है। इन सबको छूकर भी आप और हम जो है वो टेक्सचर का पता या अनुभव लगा सकते हैं, कर सकते हैं छूकर किसी चीज को। तो वस्तु जो है, वस्तु का जो टेक्सचर होता है वो चित्र की सतह को उभारने का काम करता है। रंग जो है उसके विभिन्न शेड और प्रकाश से हम टेक्सचर का भाव उत्पन्न करते हैं। पोत या टेक्सचर कई प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने बताया अभी, खुरदुरा, मोटा, पतला, चमकदार, रफ, मंद, कड़ा, नर्म, सिल्की, मार्बल, वेलवेट, या थोड़े से जैसे उसमें आप क्रेप फैब्रिक में देखते हैं थोड़ा सा झुर्रीदार रिंकल्स होते हैं उसमें। तो ये सारे जो होते हैं फैब्रिक के टेक्सचर्स होते हैं, पोत होते हैं। सामान्य रूप से हमारे शरीर का आकार मोटा, पतला, लंबा और तिगना होता है। हर कोई परफेक्ट फिगर का नहीं होता, किसी की लंबाई अधिक होती है, किसी की कम होती है, कोई दुबला होता है, कोई मोटा होता है। तो कुछ मनुष्य में इनमें से दो स्थितियां भी एक साथ हो सकती है, मतलब वो तिगना हो सकता है, साथ में मोटा हो सकता है, लंबा हो सकता है, दुबला हो सकता है। इसलिए दो स्थिति भी कई बार एक साथ हो सकती है। तो औसत सीमा से अधिक चर्बी वाले जिन लोग होते हैं, जिनका जो काफी मोटे होते हैं, स्थूलकाय व्यक्ति होते हैं, उन्हें आड़ी रेखा के टेक्सचर वाले फैब्रिक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ इसमें थोड़ा सा खुरदुरे या रफ टेक्सचर का भी उनको प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे फिर चौड़ेपन का आभास और अधिक होता है। ऐसी महिलाओं के लिए सबसे उत्तम जो होती है साड़ी परिधान होती है, जो शारीरिक दोषों को छुपाते हैं। इसी तरह से यदि हैवी बस्ट है, ठीक है ना, तो ऐसे लोगों को भी साड़ी या धारण करना चाहिए, क्योंकि ये इनके मोटापे को कुछ हद तक छुपा सकते हैं। वजनी या अत्यधिक मोटे लोगों को स्किन टाइट फैब्रिक, जैसे बहुत स्किन टाइट जींस है या टाइट फैब्रिक्स होते हैं, इनको नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि इससे इनका शरीर का फैलाव जो है वो और अधिक दिखता है। भारी और मोटे पोत वाले वस्त्र जो होते हैं, जो हैवी टेक्सचर वाले फैब्रिक होते हैं, इनका प्रयोग मोटे लोगों पर नहीं अच्छा लगता देखने में। और यदि इन पर स्टार्च लगे फैब्रिक ये पहने, वो भी देखने में बहुत ही खराब लगते हैं। इनके स्थान पर इन्हें पतली साड़ियां होती है, जैसे शिफॉन वगैरह की साड़ी होती है, जो हल्केपन का इनको आभास कराती है, इनको पहनना चाहिए। साथ ही साथ वी आकार के नेकलाइन का प्रयोग करना चाहिए। सीधी आस्तीन हो और एक ही रंग की साड़ी का प्रयोग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि डबल कलर से भी चौड़ेपन का आभास होता है या चौड़ापन बढ़ाकर ये दिखाते हैं, इसलिए सिंगल कलर का यूज करें। और इसमें डिजाइन जो होते हैं वो छोटे छोटे डिजाइन का, नमूनों का प्रयोग करें। इसके ठीक विपरीत दुबले पतले लोग जो होंगे वो थिक टेक्सचर के फैब्रिक का, मोटे उसका टेक्सचर के कपड़े का उपयोग कर सकते हैं, बड़े डिजाइन का उपयोग कर सकते हैं, गोल गले का उपयोग कर सकते हैं, स्टार्च लगे फैब्रिक का उपयोग, ठीक उसके अपोजिट है ना। जैसे मोटे हैं व्यक्ति जो है वो जो नहीं कर सकते, दुबले पतले व्यक्ति वो सारी चीजें कर सकते हैं। ये देखिए टेक्सचर कुछ यहाँ बताए गए हैं एग्जाम्पल, जिसमें रफ दिखाया गया है, प्लेन टेक्सचर है, थोड़ा सा स्मूथ है, थोड़ा सा वोवन टेक्सचर है, थोड़ा सा फ्लफी है, थोड़ा सा। तो ये अलग अलग प्रकार के टेक्सचर जो है यहाँ पे दिखाए गए हैं। अब पांचवा जो तत्व है कला का तत्व, वह है रंग या कलर। परिधान में रंग शायद एक ऐसा तत्व है जिसकी ओर देखने वाले का ध्यान सबसे पहले जाता है और वो उसे अपनी तरफ आकर्षित करता है। हमारे चारों ओर प्रत्येक वस्तु में रंगों का महत्व है। रंग जो होते हैं हमारे मन को आनंद प्रदान करते हैं, और कई बार तो लेकिन अगर फैब्रिक अच्छे हैं, डार्क कलर है, चटकीले कलर है, तो ये हमें आनंद प्रदान करते हैं, उल्लास देते हैं। लेकिन यदि डल कलर्स होते हैं तो ये हमें उदासी और बेचैनी का भाव भी देते हैं। रंगों का यदि हम मनोवैज्ञानिक प्रभाव देखते हैं तो रंग जो होते हैं, जो गर्म रंग होते हैं, वो बहुत अधिक उल्लास, उत्साह आदि का प्रभाव दिखाते हैं, और गर्म रंगों का प्रयोग जो होता है वो कम करना चाहिए, या मौसम, समय, अवसर, ये सारी चीजों को देखकर उनका प्रयोग किया जाता है। रंग व्यक्ति की रुचि के साथ साथ उसका जो व्यक्तित्व है उसको भी दर्शाते हैं। परिधान में रंगों के उचित चयन से उस परिधान को धारण करने वाले व्यक्ति की सुंदरता और आकर्षण में वृद्धि होती है। साथ ही व्यक्ति में आत्मविश्वास और आत्मसंतुष्टि की भावना भी आती है, जो उसके व्यक्तित्व को निखार कर चार चांद लगाती है। परिधान हेतु रंगों का चयन जो है वो आयु, मौसम, फैशन, अवसर, साथ ही साथ व्यक्ति का व्यक्तित्व, उसकी त्वचा का रंग, उसके बाल का रंग कैसा, इन सब कुछ बातों को ध्यान में यदि आप रखकर रंग का चयन करेंगे तो वे अति उत्तम होता है। भौतिक शास्त्रियों के अनुसार
रंग जो होते हैं उनका महत्व उनकी तरंगों की लंबाई से बताया गया है। रंगों से वस्तु के आकार भी प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो पोशाक रचना में या परिधान निर्माण में शारीरिक दोषों को छिपाने के लिए या उसे बदल कर दिखाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए रंगों का उपयोग किया जाता है। रंग जो है आकार को बड़ा और छोटा करके दिखाने में अपना विशेष स्थान रखते हैं। रंगों के कुछ गुण होते हैं, ह्यू, वैल्यू और इंटेंसिटी। ह्यू का मतलब होता है उसका ओरिजिनल जो नाम होता है कलर, लाल, नीला, हरा, पीला। वैल्यू जो होता है वो उसके रंग के हल्केपन और गाढ़ेपन को दर्शाता है। जब हम किसी बेस रंग ह्यू में हम जब सफेद मिलाते हैं तो वो हल्का होते जाता है, और जब हम ह्यू में काला रंग मिलाते हैं तो वो गाढ़ा रंग होते जाता है। ठीक है ना, गाढ़े की तरफ बढ़ता जाता है, गहरा रंग होता जाता है। सफेद रंग जो होती है उसकी वैल्यू सबसे अधिक होती है और काले की वैल्यू जो होती है वो कम होती है। ये यहाँ पे कुछ शेड्स कलर दिखाए गए हैं, प्राइमरी कलर, उसके टिंट्स, साइड टिंट जो होते हैं वही होते हैं जब हम रंग में सफेद रंग मिलाते हैं उसको हल्का करके दूसरा रंग बनता है तो वो टिंट कहलाते हैं। और जब हम रंग में या ह्यू में हम ब्लैक कलर मिलाते हैं तो उससे हमें शेड्स प्राप्त होते हैं। तीव्रता जो होती है, रंगों की तीव्रता, वो उसकी चमक या मंदता को बताती है। ठीक है ना, कोई भी रंग कितना चमकदार है या कितना डल है ये हमें उसकी इंटेंसिटी से पता चलता है। और इसको नापने का एक यंत्र होता है कलरीमीटर, जिसकी सहायता से हम कलर की इंटेंसिटी जो है उसको नाप सकते हैं। यहाँ कलर व्हील दिखाया गया है जिसमें नीले और उससे बने हरे से बने जितने भी रंग है एक साइड में वो कूल कलर्स होते हैं, ठंडे रंग होते हैं, और जो लाल और पीले रंग के संयोजन से मिलकर बनते हैं वो सारे गर्म कलर या वार्म कलर की कैटेगरी में आते हैं। ये देखिए रंगों के प्रकार, रचना के आधार पर प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग और मध्यवर्ती रंग, और प्रभाव के आधार पर ये गर्म रंग और ठंडे रंग। तो रचना के आधार पर प्राथमिक मतलब जो हमें नेचुरल जो इसके कलर होते हैं ये स्वतंत्र होते हैं, इनको किसी और की सहायता से नहीं बनाया जाता बल्कि इन्हीं से और दूसरे रंग बनते हैं, वो प्राथमिक रंग कहलाते हैं, जैसे लाल, पीला और नीला। जब दो प्राथमिक रंगों को मिलाया जाता है तो द्वितीयक रंग बनते हैं, और इन दोनों के से जो रंग बनता है वो मध्यवर्ती रंग होते हैं। रंग योजनाएं, एक रंगीय रंग योजना, सादृश्य रंग योजना, विपरीत रंग योजना, दोहरी रंग योजना, खंडित संपूरक रंग योजना और ट्राइड कलर स्कीम या ट्राइड रंग योजना, ये विभिन्न प्रकार की रंग योजनाएं होती हैं जिनका प्रयोग हम वस्त्र पर, परिधान पर, उसको सजाने संवारने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए करते हैं। तो इस तरह से आज हमने देखा कला के तत्व जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से 5 कला के तत्व जो है रेखा, आकार, रंग, पोत, ठीक है, और डिजाइन, इनका प्रयोग जो है वो हम परिधान में करते हैं, और इनके उपयोग से या इनके सही तरीके से बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग से हम परिधान को सुंदर और आकर्षक बनाते हैं। साथ ही साथ इनका उपयोग हमने ये भी देखा कि इनका उपयोग बहुत सोच समझकर सावधानी से करना चाहिए। साथ ही साथ उपयोग करते समय आप जिसके लिए परिधान बना रहे हैं और जिसमें इन तत्वों का उपयोग कर रहे हैं उनकी शारीरिक आकृति, आकार कैसी है, उनका रंग कैसा है, मौसम पर किस समय के लिए वो पहन रहे, अवसर कैसा है, मौसम क्या है, फैशन कैसा, इन सारी बातों को ध्यान में रखकर हमें परिधान में इन कला के तत्वों का उपयोग करना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू। मैं शिप्रा बैनर्जी। आपको ये लेक्चर कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा।